वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस और उसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और उसकी डायरेक्शन को कौन गवर्न करता है ये कवर किया था। आज के हम अपने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले कवर करेंगे कि एंट्रोपी होती क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कि उसकी अलग अलग डेफिनेशंस हम बोल सकते हैं और एक ही डेफिनेशंस को या एक ही कंसेप्ट को हम सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वो क्या होती हैं, कब हम अप्लाई करते हैं, उसको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एंट्रोपी ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे हमारे थर्मोडायनेमिक्स का। तो अब हमें देखना है कि ये एंट्रोपी वर्ड जो कि सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज हुआ था, ये होता क्या है। तो ये वर्ड जहां पर भी आएगा तो हमें समझ जाना है कि एंट्रोपी वर्ड अप्लाइज टू मोलिक्यूलर लेवल सिस्टम्स, कि जब हम मोलिकुलर लेवल के ऊपर बात करेंगे तभी इस वर्ड एंट्रोपी को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर सकते। यानी कि मोलिकुलर लेवल सिस्टम का मतलब है कि हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब हो गया लाइक एटम, मोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिसको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस टाइम पे ही हम क्या करेंगे, एंट्रोपी वर्ड को यूज करेंगे। क्या हुआ, अगर हम बुक्स की बात करते हैं, देखो क्या किया, बुक्स की बात की, उनको हम देख सकते हैं। अगर हमने कार्ड्स की बात की, उनको हम देख सकते हैं। तो इनके रिस्पेक्ट में हम कभी भी एंट्रोपी वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है इनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इनको हम अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक की हम बात करेंगे, जो हम देख सकते हैं, ऐसे सिस्टम के लिए हम कभी भी एंट्रोपी वर्ड यूज होता ही नहीं है। अगर हम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो कब के लिए होगा, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है बच्चे, क्या हो गया कि ये अगर बुक्स हैं तो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकती, स्टोर नहीं कर सकती, उसको शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जो एटम, आयन और मोलिक्यूल्स की बात ही है, क्या हो गया, दे आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग, स्टोर कर सकते हैं, स्टोरिंग एंड शेयरिंग है, गिविंग अप एनर्जी इन क्वांटा टू ईच अदर और टू सिस्टम और टू सराउंडिंग्स। तो क्या हुआ, ये डिफरेंस हम क्यों करते हैं, एंट्रोपी वर्ड हम तब करेंगे जब वहां पर हम एनर्जी का कंटेक्स्ट होगा, यानी कि वहां पे जो एटम, आयन, मोलिक्यूल्स हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उनकी खासियत है, जो कि हम इन सिस्टम की, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की नहीं होती, कि ये एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और दूसरे को शेयर या गिव कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्योंकि जो एनर्जी की यूनिट है वो किसकी फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में है। तो एक दूसरे को भी सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं या सराउंडिंग को भी दे सकते हैं हमारे पास। क्या हुआ, ये जब ऐसा होता है तभी हम एंट्रोपी को यूज करते हैं। तो देखो कब यूज करना है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर केस डील पे ही, एटम, मोलिक्यूल्स के केस में हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई है, वही अप्लाई होता है, बाकी नहीं। तो इसको हम सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, इट इज ए मेजर ऑफ, जो सबसे इजी डेफिनेशन बोल सकते हैं एक टाइप से, इट इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और randomness of molecules of any system। देखो बच्चे क्या हो गया, एंट्रोपी को अब समझते हैं क्या हुआ, कि इट इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस, कि अगर हम किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर करें तो अब जो मेजर करेंगे
मेजर्ड करते हैं तो हम बोलते हैं कि उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा अगर रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस है तो उतनी एंट्रोपी। तो ये मेजर बताता है कि डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस को, लेकिन किसी भी सिस्टम को नहीं, उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात करता है। यानी कि किसी सिस्टम के एटम या मॉलिक्यूल्स की जब हम रेंडमनेस की हम बात करेंगे या उसकी डिसऑर्डरनेस की हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि उनकी एंट्रोपी है। तो हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस। तो जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस होगी, ये जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी उतनी ज्यादा, ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, अगर इंक्रीज हो रही है, अगर ये ज्यादा है तो हम बोलेंगे उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। कुछ नहीं था, जो रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस है उसी को हमने बोला है एंट्रोपी, लेकिन सिस्टम की नहीं। अगर हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स थे, देखो अगर हमने बोला कि मेरे पास कार्ड्स थे जिनको हम ताश बोलते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, पहले प्रॉपर ऑर्डर रखे हुए थे सभी के सभी, लेकिन जब हमने इसको फ्लिप करवाया तो कुछ हमारे पास अलग अलग डिफरेंट कलर के आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो सभी एक प्रॉपर पैटर्न में नहीं आएगा, कोई उसका लिखा हुआ पोर्शन आएगा, किसी का अनलिखा हुआ पोर्शन ऊपर आ जाएगा, यानी कि डिसऑर्डर। या हमने कॉइन्स किए, पहले सारे के सारे हैंडेड कॉइन्स हेड थे, हेड अप, इनको जब फ्लिप कर दिया तो कुछ हेड अप आ जाएंगे और कुछ क्या आ जाएंगे, टेल अप। हमें नहीं पता कि कौन से आएंगे, हेड अप या कुछ। इसका मतलब पहले ये ऑर्डर्ड सिस्टम था, जब हमने फ्लिप किया तो इसके अंदर ये कैसा हो गया, डिसऑर्डर्ड सिस्टम, कि अब इसके अंदर जो डिसऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड सिस्टम हो गया, यानी कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गई। लेकिन अब हम इन दोनों को केस में देखो, यहां पे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हुई है, यहां पे भी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हुई है, लेकिन अब मैं ये नहीं बोल सकता किसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, फाइनली यहां पर एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड्स या कॉइन्स है ये एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, तो डिसऑर्डरनेस तो इंक्रीज हुई है, लेकिन मैं यहां पर बिल्कुल नहीं बोल सकता कि यहां पर एंट्रोपी भी इंक्रीज हुई है। ये पॉइंट गलत हो जाएगा, आपने याद रखना है बच्चे। तो जब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी तो हम उसको मोलिकुलर लेवल पे देखेंगे, अगर वहां पर इंक्रीज हुई तो हम बोलेंगे एंट्रोपी इंक्रीज, अदरवाइज इस एंट्रोपी वर्ड को हम यूज नहीं करने वाले। तो कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमारे पास एक गैस मोलिक्यूल से कंटेनर के अंदर, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, यहां पर गैस मोलिक्यूल है। आपको पता है ये गैस मोलिक्यूल्स थे, गैस मोलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टी, हमारे पास गैस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, हमें क्या होता है, इनका मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इनकी, मैक्सिमम वॉल्यूम के अंदर भरे। अगर मैं गैस के आइटम है तो उसको मैं एक छोटे से 1 ml वाले छोटे से कंटेनर में रख सकता हूं, बड़े में भी और ज्यादा बड़े कंटेनर में, तो इनका मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। यानी कि यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, यहां पे मूवमेंट होती है, यानी कि मैक्सिमम मूवमेंट होती है उनकी, फ्रीली मूवमेंट। तो यहां पे लिख सकते हैं कि जो गैस मोलिक्यूल होंगे बच्चे हमारे पास, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शंस, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं सभी डायरेक्शन में। तो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम रेंडमनेस। अब मैक्सिमम रेंडमनेस का मतलब ऑर्डर्ड सिस्टम तो ही नहीं, गैस का मॉलिक्यूल कहीं पर भी हो सकता है, तो मैक्सिमम रेंडमनेस थी यहां पर। तो यहां पर जब एटम है गैस के अंदर, क्या ये एटम या मॉलिक्यूल से बने, अगर सिंगल होगा, अगर हमने बात किया लाइक हीलियम, तो हीलियम का एक सिंगल एटम होगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या था, 2 एटम से बना, तो मॉलिक्यूल हो गया, तो वहां पर हमारे पास मैक्सिमम रेंडमनेस होगी, क्योंकि फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहां पर बोलूंगा इसकी क्या होगी, मैक्सिमम एंट्रोपी होगी इस केस में। मैक्सिमम क्या होगी, एंट्रोपी है गैस के केस में, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और वो मैक्सिमम वॉल्यूम में कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम रेंडमनेस और तो इसकी मैक्सिमम एंट्रोपी। लेकिन हुआ क्या, अब इसको हमने पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, उसको कंप्रेस कर दिया हाई प्रेशर की वजह से, और हमने इसको यहां तक लिया है, और जब इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस किया एट हाई प्रेशर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, या पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अगर हमें किसी को लिक्विफाई करना होता है तो हम प्रेशर डालेंगे, लेकिन जो प्रेशर डालेंगे उसके क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव होना चाहिए उस टाइम पे, तब अब ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो क्या हो गया, लिक्विड। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, जब लिक्विड के जो होता है हमें पता है कि इसका जो वॉल्यूम है मैक्सिमम नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, वॉल्यूम का
डिक्रीज। जब वॉल्यूम का डिक्रीज हुआ तो अब जो फ्रीली मूव कर सकता था, अब यहां पर ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता उतनी फ्रीडम से जितनी किसमें थी, गैस के केस में थी। तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज तो मॉलिक्यूल्स कांट मूव फ्रीली, इसके कंपैरिजन में ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगी, देयरफॉर रेंडमनेस डिक्रीज, क्योंकि ये मॉलिक्यूल पहले एक जो मॉलिक्यूल था ये यहां से यहां तक जा सकता था, लेकिन ये मॉलिक्यूल अब यहां से यहां पर, तो अरे वॉल्यूम कम हो गया तो रेंडमनेस उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब मैंने बोला कि यहां पे क्या हो गया, ऑर्डर्ड सिस्टम हो गया। ये कैसा हो गया, ऑर्डर्ड सिस्टम हो गया थोड़ा सा। तो अगर ये थोड़ा सा ऑर्डर्ड हो गया, गैस के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर्ड होता है, हमारे पास फ्रीली मूव नहीं कर सकता, एक उड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकता, लेकिन ये तो सभी जगह जा सकता है। तो अब रेंडमनेस डिक्रीज होगी। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगी कि यहां पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, बच्चे अगर हम एक वाटर रख दिया, देखो एक वाटर का मैंने फिल कर दिया, तो एक जो वाटर मॉलिक्यूल है यहां पर एटम, तो दिखने में तो हमें मूवमेंट नहीं दिखाई देती, लेकिन ये जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं H2O बोल देता हूं, दिस इज H2O, और ऐसा बना देते हैं H और H, ये जो एक मॉलिक्यूल है ये फ्रीली मूव कर सकता है यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, कि वो कंटिन्यूस मोशन में होते ही होते हैं, लेकिन हमें वो मोशन दिखाई नहीं देता। तो मोशन के अंदर था हमारे पास, जब वो मूव करेगा इसका मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, उसके अंदर रेंडमनेस आ रखी है। और दूसरी चीज, यहां पे अलग अलग मोशन होते हैं, लाइक ट्रांसलेशनल, जब ये यहां से यहां पे जा रहा है इसको मैं बोल देता हूं ट्रांसलेशनल मोशन, कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम एक जगह से दूसरी जगह जब चला जाता है उसको बोल देते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन भी हो गया। दूसरा कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये अपनी जगह पे भी रोटेट कर सकता है ऐसा, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कैसा, रोटेशनल, कि ऑक्सीजन और बॉन्ड फिक्स है, ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन है, तो वो अपनी जगह पे रोटेट, ये बॉन्ड रोटेट होगा। तो इसके साथ साथ ट्रांसलेशनल के साथ साथ यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन। इसके साथ साथ बच्चे यहां पर एक होता है वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये स्ट्रेच होकर यहां तक जा सकता है और ये वापस से कंप्रेस होके ये वापस से यहां पर ओए जितना था उतना कंप्रेस होके उतना ही आ सकता है। यानी कि उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे रिजिड नहीं होते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन था यहाँ हाइड्रोजन था तो हुआ क्या बच्चे यहां से कि ये यहां तक एक्सपेंड स्ट्रेच हो सकता है फिर कंप्रेस, जैसे हम रबर बैंड को कर देते हैं। तो जब ये स्ट्रेच या कंप्रेस हो रहा है इसका मतलब वो रिजिड नहीं है, उसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स नहीं थी, वो मूव कर सकता है और जब ये ऐसे मूव करता है हम उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो यहां पर वाइब्रेशनल मोशन भी है, वाइब्रेशनल मोशन भी था। तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन जो ट्रांसलेशनल मोशन है ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल तो ऊपर गैस के केस में भी था। अगर हमने H2 कर दिया तो H2 वाला मॉलिक्यूल स्ट्रेच भी हो सकता है, वो रोटेट भी कर सकता है, लेकिन यहां पे जो ट्रांसलेशनल मोशन था वो बहुत ज्यादा था। यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन कम हो गया, लेकिन मोशन तो है, मोशन इसका मतलब वो मूव कर सकते हैं, तो वहां पे डिसऑर्डरनेस है, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, एंट्रोपी। तो यहां पर क्या है, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। यहां पर क्या होगी, उसकी हम बोल सकते हैं एंट्रोपी डिक्रीज। तो यानी कि जो गैसेस लिक्विड के केस में एंट्रोपी कम होती है उनके एटम और मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम इसको फ्रीज कर दें, और हमने इसको क्या बना दिया, सॉलिडिफाई कर दिया, लिक्विड को हम फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से जब नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो हम उसको फ्रीज कर देंगे। तो क्या हो गया, अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया, फ्रीजिंग करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, लीस्ट। यहां पे अब मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशंस होती है वो फिक्स हो जाती है। जी हाँ, हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स हेल्ड एट फिक्स्ड लैटिस। अब मॉलिक्यूल्स की पोजीशन सॉलिड स्टेट आप पढ़ते तो ऐसे फिक्स कर देते हो कि एक एटम यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, इस तरीके के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये लैटिस पॉइंट बोल देते हैं जहां पर एटम्स की पोजीशन फिक्स होगी। तो हमें पता है कि इसलिए वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, लिक्विड की हो सकती है लेकिन सॉलिड में उसकी शेप चेंज नहीं होती, क्योंकि उसकी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है और उस फिक्स पोजिशन को बोलते हैं उसका लैटिस पॉइंट्स। तो अब यहां पर क्या हो गया, तो दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली। तो अब जिनकी पोजीशन फिक्स होगी इसका मतलब ये कैसा हो गया, हाईली ऑर्डर्ड सिस्टम। दिस इज हाईली ऑर्डर्ड सिस्टम हो गया। इन तीनों के रिस्पेक्ट में ये हाईली ऑर्डर, तो यहां बोल सकते हैं इट इज लीस्ट
एंट्रोपी, दिस इज लीस्ट एंट्रोपी। इसकी जो एंट्रोपी होगी सॉलिड के केस में वो मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक एटम यहां पर है तो यहां से यहां पर नहीं जा सकता, वो ये यहां से यहां पर अगर मैं लेके जाऊं तो नहीं जाएगा, लेकिन लिक्विड में चला जाएगा। लेकिन अब इसमें लीस्ट एंट्रोपी बोला, देखो जीरो नहीं की, सॉलिड हो गया तो ये ट्रांसलेशनल मोशन ही बंद हुआ है। इस केस में क्या बंद हुआ बच्चे? ट्रांसलेशनल मोशन ही बंद हुआ। लेकिन जो ये एक एटम था ये स्ट्रेच कर सकता है, रोटेट कर सकता है अपनी पोजीशन पे, या ये वाइब्रेट कर सकता है। देखो अभी ऊपर लिख के दिखा देते हैं। सॉलिड्स के केस में अगर हमने बोला ये लैटिस पॉइंट थे, यहां पर जो एटम मॉलिक्यूल होगा बच्चे उसका, तो वो क्या कर सकता है, यहां से यहां तक वाइब्रेट कर सकता है। ऐसे ये यहां से यहां तक वाइब्रेट कर सकता था, ऐसे ये वाइब्रेशनल मोशन। तो इसके केस में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, ट्रांसलेशनल मोशन तो क्या हो जाएगा, स्टॉप। लेकिन अभी भी क्या होगा, एक वाइब्रेशनल मोशन होता है, यानी कि वाइब्रेशंस होती रहती, वो अपनी पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। एक क्या होता है हमारे पास, रोटेशनल, वो अपनी पोजीशन पे रोटेट करता रहे, यहीं पर ये रोटेट करता रहे। तो ये तो है। अब ये अगर ये मोशन है, इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, अभी भी मेरे पास क्या होगी, रेंडमनेस है। यानी कि यहाँ पे भी अभी भी डिसऑर्डर है कि वो अपनी एक पोजीशन फिक्स नहीं होगी, उसके अंदर डिसऑर्डर, या मैं बोलूंगा अभी भी रेंडमनेस है, रेंडमनेस। लेकिन ये रेंडमनेस लीस्ट रेंडमनेस है कंपेरेटिव टू लिक्विड एंड गैस। तो यहां पर क्या होगा, हमने बोला इनकी क्या होगी, मिनिमम एंट्रोपी, क्योंकि ये होगा ही होगा, इसलिए इनकी मिनिमम एंट्रोपी होती है, क्योंकि ये मोशन स्टॉप नहीं होते। लेकिन बच्चे एक चीज ध्यान देने की, क्या हम बोलते हैं कि एट 0 केल्विन, ये थर्मोडायनेमिक स्केल या एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं इसको, केल्विन स्केल को, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो एट 0 केल्विन बोलते हैं इन केस ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन केस ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो रेंडमनेस 0 हो जाती है, क्या बोल देते हैं कि ऑल मोशन स्टॉप्स कंप्लीटली। देयरफॉर रेंडमनेस बिकम्स 0, तो हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी भी क्या हो गई, 0। इसी को हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि क्या अगर मैं 0 केल्विन पे टेम्परेचर पे चला जाऊं तो उस मोशन पे एक कंडीशन आई, लेकिन कौन सी है, कि केवल परफेक्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए। और हमें पता है अमोर्फस सॉलिड क्या हो गया और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो गया, कि इसमें फिक्स अरेंजमेंट ऑफ एटम होगी, हमारे पास एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक होगा, वो आपको मालूम ही है कैसा होता है ये। तो क्या हो गया, इन केस ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस केस में सारे के मोशंस कंप्लीट स्टॉप हो जाते हैं और कोई रेंडमनेस, कोई कैसे भी रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस नहीं, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, 0। लेकिन हमारे पास सारे के सारे परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ही नहीं, तो क्या हो गया, एट 0 केल्विन भी, एट 0 केल्विन हमारे पास बच्चे क्या होगा, 0 केल्विन हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है, अमोर्फस है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन होता ही नहीं है, तो एट 0 केल्विन हमारे पास मोशंस होते हैं, और मोशंस होंगे तो हमारे पास एंट्रोपी भी रहेगी, एंट्रोपी एग्जिस्ट करेगी। और जब 0 केल्विन के ऊपर जो एंट्रोपी होती है, अगर मैं बोलूँ वहां तक लेके जाए और एंट्रोपी वहां पर कुछ है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। ये हम इस लेक्चर हमारे चैप्टर के लास्ट में करेंगे कि 0 केल्विन के ऊपर तो हमारे पास क्या हो गया, कि अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी 0 हो जाती है भाई, क्योंकि सारे के सारे मोशन स्टॉप तो एंट्रोपी 0। लेकिन बाकी सभी सिस्टम्स के केस में या सॉलिड्स के केस में हमारे पास ये मोशंस होते हैं, ये 0 नहीं होते, तो वहां पर कुछ ना कुछ एंट्रोपी रहती है, और एंट्रोपी रहती है तो उस टाइम पे जो एंट्रोपी रहती है उसका हम नाम दे देते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। एक चीज और ध्यान की बात होती है, हमने बोला 0 केल्विन, लेकिन ये ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम आज तक अचीव नहीं कर पाए और ना ही कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट अचीव 0 केल्विन, नेवर, ना तो अभी तक कर पाए ना कर सकें। तो हम 0.0000003 केल्विन तक चले गए,
देखो लेकिन ये अभी भी कुछ है, जीरो नहीं हुआ, हम नहीं कर सकते। इसको हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसको एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर में करेंगे कि हमें स्केल की जरूरत क्यों थी। तो देखो पहली कंडीशन थी रिफ्लेक्स लाइन में जीरो हो जाता है। दूसरे बोला कि दूसरे सिस्टम्स के केस में ये कुछ ना कुछ एंट्रोपी बचेगी। थर्ड क्या है, अरे इसको तो हम कभी अचीव कर ही नहीं सकते। इसका मतलब जब हम अचीव कर ही नहीं सकते तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्या रहेगी, ऑलवेज एंट्रोपी, क्योंकि जब ये होगा 0 केल्विन तभी तो मेरे पास ये 0 हो सकता था, लेकिन इसको मैं अचीव ही नहीं कर सकता, हम कभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसको अचीव करने की, तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या रहेगी, मोशंस रहेंगे, और हमारे पास मोशंस है तो वहां पर क्या रहेगी, एंट्रोपी रहेगी। ये बात केवल ध्यान रखने की थी बच्चे थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि इसी को थर्ड लॉ बोल देते हैं कि अगर ऐसा हमने माना हुआ, ये अजम्पशन है, ये हमारा अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब है जिसको हमने माना हुआ है, जैसे मैथ में हम लेट या सपोज करके करते हैं कि ऐसा होगा तो ये जीरो हो जाएंगे, लेकिन बाकी जीरो नहीं होते तो इसको रेसिडुअल एंट्रोपी, इसको तो हम कभी अचीव ही नहीं कर पाए, तो इस चीज को हम कैसे बता दें, मेजर ही नहीं कर सकते जब हम 0 केल्विन पे जा ही नहीं पाए। तो ये ऐसा था। तो सेकंड, अभी तक हमने क्या देखा कि जब एंट्रोपी वर्ड आएगा तो हम एटम या मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसकी फर्स्ट कि अब एंट्रोपी को हम बोल सकते हैं ऑर्डरनेस या डिसऑर्डरनेस, सॉरी डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस, कि जितनी ज्यादा रेंडमनेस बढ़ेगी या डिसऑर्डर्ड सिस्टम हो जाएगा एटम या मॉलिक्यूल्स किसी भी सिस्टम की, उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो आधी जगह मैं इस कंसेप्ट को यूज करूंगा। सेकंड, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं इट इज ए मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर और एट एनी टेम्परेचर। देखो अच्छा, ये दूसरा एनर्जी के रिस्पेक्ट में था, ये डिसऑर्डरनेस के सिस्टम में था। एंट्रोपी अब क्या बोल दिया कि इट इज मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है कि इट इज द एनर्जी which can't be used, which cannot be used to do any type of work, आइदर मैकेनिकल, किसी भी टाइप का वर्क, हम एक्सपेंशन वर्क की बात करते हैं या नॉन एक्सपेंशन वर्क या नॉन एक्सपेंशन वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, किसी भी टाइप के वर्क के लिए एक्सेट्रा। क्या हुआ, अनअवेलेबल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है बच्चे, एनर्जी विच कैन नॉट बी यूज या विच इज नॉट अवेलेबल टू डू, एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क, यूजफुल नॉन यूजफुल। तो कंडीशन तो कह रहा है कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि पर यूनिट टेम्परेचर, या मैं बोल दिया किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। बच्चे देखो इसको समझते हैं, हम बोलते हैं ऑलवेज जब आप सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन अभी करोगे तो उसमें बोलेंगे एंट्रोपी वर्ल्ड की इंक्रीज हो रही है। अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, किसी भी टाइप का फ्यूल है। जब आप इसका कंबस्शन करते हो, कंबस्शन किया आपने, ये कैसा था, लिक्विड था या पहले कैसा था, सॉलिड। आप देखते हैं बच्चे, देखो एंट्रोपी समझ में आएगा भी आप लोगों को, लिक्विड था या सॉलिड था। तो हमें पता है यहां पे इसकी जो रेंडमनेस थी वो कम थी, मॉलिक्यूल्स की कम थी, लेकिन जब कंबस्शन किया तो हमें हीट मिली। उस हीट को हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, इलेक्ट्रिसिटी से हमने पंखा घुमाया, यानी कि मैकेनिकल वर्क किया। इससे हीट से हमने क्या किया, कुछ यूजफुल वर्क निकाला। प्लस हमें कुछ गैसें तो निकली होंगी ना, ऐसा तो नहीं केवल सारी की सारी जो फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन किया तो हमें केवल हीट निकली और कुछ हमारा साइड प्रोडक्ट नहीं निकला। ये गैसेस, या मैं इसको बोल सकता हूं साइड प्रोडक्ट। भाई हमारे CO2 निकला, SO2 निकला। जब वो गैसें निकली बच्चे, CO2 निकली, हमारी H2 निकली, कोई भी गैसेस निकली, तो इस गैसेस के केस में हमारे पास क्या क्या होता है, देखो उन एटम्स, जो गैसेस के एटम या मॉलिक्यूल है, एटम या क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, यहां पे उसका ट्रांसलेशनल मोशन भी है।
तो ओवरऑल मोशन है तो ओवरऑल यहाँ पे इनकी एंट्रोपी मैक्सिमम है, तो इनकी देखो तो ओवरऑल इस रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं, जब हमारा रिएक्टेंट था ये मैं इसको प्रोडक्ट बोला, तो यहाँ पे एंट्रोपी या रेंडमनेस कैसी थी, यहाँ पे उसकी जो रेंडमनेस थी, यहाँ पर एटम मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस कैसी थी, कम थी। लेकिन जब जरूरी तो ना एक ही गैस निकलेगी, 2 3 4 हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस निकलता है, जब हम हमारे ये हाइड्रोकार्बन्स को कंबेशन करते हैं, तो जब वो 3-4 गैसें निकली तो सारे रिलीज होगी हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में, तो अब वो जब रिलीज हुई तो उन सभी का मोशन, इसका मतलब उनकी जो रेंडमनेस है मैक्सिमम है। यहाँ पे उनकी रेंडमनेस कैसी थी, मैक्सिमम। रेंडमनेस मैक्सिमम तो मैं बोलूंगा यहाँ पर उसकी एंट्रोपी क्या थी, इंक्रीज हो गई। तो हमारी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमारी प्रोडक्ट में एंट्रोपी ज्यादा हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि देखो हम फॉसिल फ्यूल का कंबशन ही कर सकते हैं बच्चे, हीट प्लस गैसें मिली, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ध्यान से सुनना, इसी को मैं दोबारा यूज करने वाला हूं। ये कैसी प्रोसेस है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल क्या, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। कैसी है, फिक्स्ड डायरेक्शन है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ये सारी गैसें कंबाइन कर दूं, उसको हीट दे दूं तो ये बनेगा, नहीं बनेगा। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों साइड रिएक्शन जा सकती थी, लेकिन सेकंड लॉ ने बोला कि मेरे पास अभी आया नहीं है, उसकी डेफिनेशन उसने बोला कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा। तो अब जाएगा तो कैसे, कि एक यही डायरेक्शन में जा सकता है। और क्यों जा सकता है, क्योंकि हमारे बोला कि हमारे पास कि यहाँ पे इसकी एंट्रोपी कम थी, यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा। तो जनरली हमारी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनके पास जो एनर्जी है बच्चे, देखो ये एंट्रोपीज की रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस की वजह से यहां पे कुछ एनर्जी थी, इसकी कुछ एनर्जी हमने यूज कर ली, लेकिन इसकी कुछ टोटल एनर्जी, अगर मैं बोलता हूं इसकी टोटल एनर्जी थी, यहां पर केमिकल एनर्जी थी जो इसके केमिकल बॉन्ड्स में थी, उसको कुछ हमने यूजफुल वर्क निकाला, लेकिन कुछ एनर्जी तो लेके गए नहीं। इन सभी मोशंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। तो जब इन दोनों का सम करूंगा मैं, तो तभी तो ये टोटल एनर्जी आएगी। तो ये एनर्जी जो ये लॉस्ट हो गई, इसको मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, उस एटम से मैं ले ही नहीं सकता। उस ट्रांसलेशनल या वाइब्रेशनल मोशन के लिए जो कुछ ना कुछ एनर्जी तो जरूरत होती है बच्चे, एनर्जी, तभी ये मूव कर पा रहे हैं। तो इस एनर्जी को मैं इससे निकाल नहीं सकता, और निकाल के मैं उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब जो ये एनर्जी गई, ये सारी की सारी एनर्जी कैसी थी, अनयूजफुल एनर्जी, या क्या बोल सकता हूं, अवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते, जो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है किसी टाइप के काम के लिए। तो देखो, मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, यानी कि एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारी वर्ल्ड के अंदर बच्चे देखो, ध्यान देना भी, तो जितने भी यूनिवर्स में रिएक्शंस हो रही हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। तो हमारे पास जो रिजर्वोयर है हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे इसके अंदर, चाहे वो हीलियम हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, एलपीजी हो, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम है, तो हम उसके अंदर से या कोल हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। हमारा साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, गैसेस निकल रही हैं, वो निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ यूज कर रहे हैं, और हमारे पास जो लिमिटेड जितनी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अनयूजफुल एनर्जी हमारी इंक्रीज होने लग रही है। क्योंकि जितनी एनर्जी, 1 लीटर पेट्रोल है तो उसके अंदर से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गाड़ी एक लिमिट तक चला सकते हो। 1 लीटर पेट्रोल है, डीजल है, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, आप उसे 20 किलोमीटर की एवरेज ले सकते थे। तो आपके पास फिक्स रिजर्वोयर है ना वर्ल्ड के अंदर, तो 20 मिलियंस होगा, एक कितना भी होगा, तो एक उसके अंदर से उस 20 मिलियंस मान लिया हम लोगों ने, तो जो भी उसकी अमाउंट है उसके अंदर से कुछ यूजफुल एनर्जी आप कर सकते हो, बाकी क्या आ जाएगी, अनयूजफुल, जो कि उसके साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगी, जिसको हम कभी यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो एनर्जी अब बढ़ा रहे हैं, कौन सी, अनअवेलेबल एनर्जी, अगर वो बढ़ रही है अनअवेलेबल एनर्जी, तो मैं बोल दूंगा कि मेरी एंट्रोपी बढ़ रही है। यानी कि ये क्या, इट इज मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। और ये कब होती है, देखो जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस है उनकी फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन हो गई। अगर ये फिक्स डायरेक्शन हो गई तो वहां पर ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जैसे ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, और एक डायरेक्शन में चला गया तो वहां पे हमारे पास धीरे धीरे अनअवेलेबल एनर्जी वर्ल्ड की इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये बैक तो जा नहीं सकता, ये इसी में जाएगा। तो जितनी ज्यादा अनअवेलेबल एनर्जी होगी, हम बोलेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे सिस्टम की क्या हो गई, एंट्रोपी। तो यहां पर रेंडमनेस कम थी, देखो हमने ऊपर वाले से कोरिलेट कर दिया, यहां पे रेंडमनेस बढ़ गई,
रेंडमनेस बढ़ गई, रेंडमनेस बढ़ गई तो मैं बोल दिया यहाँ पर इस केस में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंपेयर किया तो यहाँ पर मेरी धीरे धीरे अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ रही है। तो जितने भी रिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे, देखो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं बच्चे वो सभी इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल की फिक्स डायरेक्शन होती है, और उन फिक्स डायरेक्शन की जो भी रिएक्शन इस वर्ल्ड में हो रही है उसके अंदर आइदर जब वो प्रोडक्ट साइड जा रहा है या तो उसकी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है, या हम बोल सकते हैं वहां पे या अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो ही रही। इसलिए हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ दिस वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। तो क्यों इंक्रीज हो रही है भाई, एग्जाम्पल था इसलिए इंक्रीज हो रही है। एक रिएक्शन में जा सकती है, कुछ यूज कर सकते हैं तो यूज किया, बाकी अनअवेलेबल उसको कभी यूज ही नहीं कर सकता मैं, वो तो निकल गया हमारे पास। तो ये सेकंड कंटेक्स्ट था इन फॉर्म ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी किसी भी टेम्परेचर पे। इसके बाद हमारे पास आता है इसका थर्ड पॉइंट। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे आपके लेवल के लिए कि अनअवेलेबल एनर्जी को भी बोल दूंगा जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी है, जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी एंट्रोपी है। थर्ड है वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम के बीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड, ऑल नेचुरल प्रोसेस लीड्स टू शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ थर्मल एनर्जी। ये थर्ड है बच्चे। तो अभी इसको हम इजी लैंग्वेज में देखते हैं कि क्या बोला, ऑल नेचुरल प्रोसेस लीड्स टू शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ थर्मल एनर्जी, कि सभी नेचुरल प्रोसेस में मेरा एनर्जी का स्प्रेड होता है या क्या होता है, शेयरिंग होता है। एंड एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ, एंड entropy is a measure of, entropy is a measure of extent या it is a measure of degree, it is measure of degree of sharing and spreading of thermal energy in any system। अगर उसको मेजर करें कितना हो रहा है मेरे पास, तो जितनी ज्यादा एनर्जी का शेयर और स्प्रेड होगा मैं बोलता हूं उतनी ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। शेयरिंग या स्प्रेडिंग क्या हो सकती है, स्प्रेडिंग का क्या हो गया, स्प्रेड ऑफ एनर्जी का मतलब होता है स्प्रेडिंग इनटू ए लार्जर वॉल्यूम, स्प्रेडिंग इनटू ए लार्जर वॉल्यूम। और शेयरिंग क्या हो गया, शेयरिंग कर सकता है, शेयरिंग ऑफ थर्मल एनर्जी इन इट्स previously unaccessible microstates, unaccessible microstate and at any temperature, microstates available at any temperature। देखो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, दो से काम चल जाएगा, लेकिन हम काफी जगह यूज करेंगे इसको भी। मैं एक एग्जांपल से कर सकता हूं, तो एक बार समझने के लिए जरूरी है एंट्रोपी वर्ड, तो इसको एक बार ध्यान से देखना। तो क्या हुआ, यहां पे एक वर्ड आ गया माइक्रोस्टेट्स। देखो क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है कि हम बात करते हैं कि एनर्जी का क्या हो जाएगा, शेयर हो जाए या स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड तो क्या हो गया, जैसे गैस का हमारे पास एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो एक्सपेंशन होगा, तो वहां पे स्प्रेड हो गई एनर्जी इनटू ए लार्जर वॉल्यूम। शेयरिंग का मतलब है कि इन इट्स प्रीवियसली अनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल एट एनी टेम्परेचर, कि पहले कुछ माइक्रोस्टेट थी जो कि अनएक्सेसिबल थे, वहां पे एटम्स या मेरे मोलिक्यूल्स नहीं थे, लेकिन बाद में वहां पे मोलिक्यूल्स या एटम्स चले गए तो मेरे पास ज्यादा माइक्रोस्टेट एक्सेसिबल हो गई, जिसके अंदर एनर्जी का क्या हो सकता है, शेयरिंग हो सकती है। अगर जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी उतनी ज्यादा मैं बोल दूं मेरी एंट्रोपी होगी। अब ये वर्ड समझा नहीं माइक्रोस्टेट क्या होती है, अभी समझते हैं। देखो जनरली क्या बोलते हैं, एंट्रोपी जैसे जैसे माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होती है, माइक्रोस्टेट्स क्या होती है अभी करने वाले, देखो जैसे जैसे माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होती है हम बोलते हैं कि हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। देखो ध्यान देना बच्चे,
ऐसा एरो लगा है। अगर हमारी माइक्रोस्टेट एसेसिबल माइक्रोस्टेट, जिसको हम एसेस कर सकते हैं, ACC एसेसिबल माइक्रोस्टेट, एसेसिबल माइक्रोस्टेट, एसेस का मतलब जिसको हम एसेस कर सकते हैं, जहां पे मेरे मॉलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे माइक्रोस्टेट इंक्रीज होती है मेरी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, और एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब वहां पर इन माइक्रोस्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का क्या हो गया, शेयरिंग और स्प्रेड हो गया, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब था कि जो एनर्जी वहां पर थी उसके पास, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के केस में अगर मैं बात करता हूं, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं टेम्परेचर से कोरिलेट कर सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, गैस के केस की जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 3/2 kT। जो काइनेटिक एनर्जी है कौन सी, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, अगर एक एटम यहां से लेके यहां तक जा रहा है, इसके पास उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं टेम्परेचर से कोरिलेट कर सकता हूं। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया 3/2, और यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है वहां पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर करूंगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा हम हीट करते हैं, यानी कि मैं टेम्परेचराइज कर रहा हूं, तो उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये एक रिलेशन था। अब देखो क्या हुआ, समझते हैं माइक्रोस्टेट इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज। और ये माइक्रोस्टेट इंक्रीज कब कब हो सकती है, जब हम बात करते हैं ये माइक्रोस्टेट इंक्रीज हो सकती हैं जब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर दें, तो माइक्रोस्टेट जो एसेसिबल जिसके अंदर पहुंच इंक्रीज हो सकती है। सेकंड हम बात कर सकते हैं जब मैं एनर्जी को इंक्रीज कर दूं, एनर्जी को इंक्रीज कर दूं, यानी कि मैं पहले 1 क्वांटा था, मैंने 10 क्वांटा दे दिया, फिर मैं इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता हूं, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो फिर इंक्रीज हो गया। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से माइक्रोस्टेट इंक्रीज, एनर्जी को इंक्रीज करने से माइक्रोस्टेट इंक्रीज हो जाती है, या वॉल्यूम को इंक्रीज करने से मेरी माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इन तीनों से माइक्रोस्टेट इंक्रीज, और जब माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज तो हमारी एंट्रोपी इंक्रीज। तो अब देखते हैं एक्चुअली माइक्रोस्टेट्स होती क्या है। देखो इधर देखते हैं अभी हम लोग, ये माइक्रोस्टेट्स का क्या मीनिंग है बच्चे, ये एनर्जी का शेयरिंग या स्प्रेडिंग हम क्या लिख रहे हैं, सारी की सारी चीजें देखो। हमारे पास अगर मैंने बोला कि एक सिस्टम था, सिस्टम, इसके अंदर मेरे पास 3 एटम है ए बी सी, और बोला कि मेरे पास 10 जूल एनर्जी है, यानी कि 10 जूल एनर्जी थी टोटल, दिया 10 क्वांटा एनर्जी थी, 10 क्वांटा एनर्जी टोटल, 3 एटम थे, 3 एटम थे या मॉलिक्यूल थे। तो देखो 10 क्वांटा एनर्जी टोटल होगी। अब हमें नहीं पता कि ए के पास 3 है, 3 है, इसके पास 4 है, या इसके पास 4 3 3, क्योंकि ये कंटिन्यू मोशन में स्ट्राइक करते रहते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि ओवरऑल हम बोलते हैं पीवीटी, अगर एक इसके अंदर एक सिस्टम था, एक क्लोज कंटेनर जिसके अंदर मेरी गैस के 3 मॉलिक्यूल है, तो यहां पर एक फिक्स्ड प्रेशर होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और फिक्स्ड टेम्परेचर होगा, क्योंकि रूम क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर अगर हमने बोला बच्चे। तो इसके साथ साथ ये एक फिक्स्ड क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी फिक्स्ड हो जाएंगे। अगर मैं गैस फिक्स कर देता हूं उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फिक्स हो गया यहां पर। और इस प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक प्रेशर गैस सिलेंडर में उसका प्रेशर नोट कर सकते हैं बैरोमीटर लगा के, वॉल्यूम हमें पता है 20 लीटर है, टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो जब हमारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फिक्स हो गया सिस्टम का, तो इस सिस्टम को हम बोल सकता हूं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। दिस इज ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हम मेजर सिस्टम का कर सकते हैं और ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाएं, किसके लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर चले जाएं बच्चे। देखो जब हम इसके एटम्स की बात करते हैं या इसके मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और हम देखते हैं उनकी पोजीशन क्या है, एक एक एटम की एक ही पोजीशन क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट, या उसकी एनर्जी कितनी है, या उसकी एनर्जी कितनी है किसी भी एनी इंस्टेंट पे, तो उस टाइम पे जो हमें दिखाई देता है उसको एक मैं माइक्रोस्टेट बोल देता हूं। देखो क्या हुआ, सिस्टम ऐसा ही था। अगर मैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, भी मान लेते हैं कि सबसे पहले मैं यहां पर एनर्जी की बात करता हूं। देखो अगर एक बार यहां पर है, इनिशियली मैंने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक टाइप से यहां पर डिवाइड, इमेजिनरी डिवाइड कर देता इमेजिनरी लाइन से कि भाई अपर हाफ है या लोअर हाफ है, तो ए यहां पर होगा, बी यहां पर, सी यहां पर हो सकता है। भाई
कभी भी हो सकता है ऐसा, या ये डिवाइड नहीं है, ये एम्प्टी है अभी तो, लेकिन ये फ्रीली मूव करे तो ऐसी चांस है तो सारे के सारे एक साइड भी आ जाए मूव करके, या एक बार ए इधर हो सकता है, बी इधर हो सकता है, सी इधर, एक बार यहां पर ए हो सकता है, इधर बी, यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसी ओरिएंटेशन हो सकती है किसी भी इंस्टेंट पे। ऐसा तो नहीं है वो फ्रीली मूव करे तो कहीं पर भी हो सकता है। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर क्या है, एक माइक्रो स्टेट है। दिस इज पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट है, जो हमने बोला माइक्रो स्टेट है, क्योंकि ये अपने आप में फिक्स है। ए यहां पर होगा तो बी यहां पर हो सकता था, सी यहां पर हो सकता है, या ए यहां पर है तो बी यहां पर, सी यहां पर, तो वो अपने आप में क्या फिक्स हो गई। और ऐसी दूसरी चीज नहीं, जब मैं इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, उनको देखते हैं, तब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले गए, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम माइक्रो स्टेट्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। ये तो पोजिशन के रिस्पेक्ट में था, इनफाइनाइट बना सकते हैं, इनफाइनाइट। या हम देखो बच्चे, अगर मैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करता, किसके रिस्पेक्ट में, एनर्जी, मैंने बोला 10 क्वांटा एनर्जी थी, 10 क्वांटा, तो ऐसा भी हो सकता था ना इसके अंदर, इस ए के पास 3 एनर्जी हो, 3 क्वांटा है, बाकी बी और सी के पास कितनी भी हो सकती थी भाई, इसके पास भी 3 थी, इसके पास 4, या अब मैंने बोला ए के पास 3 है तो भाई बी के पास यहां पर 1 हो सकती है, इस सी के पास कितनी हो सकती है, सी के पास 6 हो सकती है, तो ये अपने आप में एक फिक्स हो गया। फिर ऐसे बोला कि ए के पास भाई 3, तो देखो वेरिएशन हो सकता है, जब ए के पास 3 है तो ए बी के पास 3 4, फिर यहां पे और वेरिएशन कर सकता हूं, यहां पे 2 कर सकता हूं, यहां पर अलग तो वैल्यू, या ए के पास 1 कर दिया मैंने, फिर बी के पास अलग एनर्जी हो सकती है 7 कर दी, तो सी के पास मेरे पास कितना आ सकता है, 8 और 2 हो गया। तो देखो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि जब इसने कोलिजन नहीं किया था तो ए 3 था, मान लिया ए 3 क्वांटा एनर्जी थी, बी 6, लेकिन इनका कोलिजन हुआ तो बी ने कुछ एनर्जी सी को ट्रांसफर कर दी है, फिर क्या हुआ इसका भाई ए के साथ इन तीनों का ही कोलिजन एक दूसरे के साथ हो गया, तो ऐसा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसकी तो एनर्जी फिक्स होगी। जब मैं एक पर्टिकुलर एक एक एटम की एनर्जी या उसकी पोजिशन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गई, ये पर्टिकुलर कैसी है, अरेंजमेंट है, फिक्स अरेंजमेंट है, तो इसको मैंने बोल दिया एक माइक्रो स्टेट। तो ऐसी अब क्या हुआ, माइक्रो स्टेट इंक्रीज हो जाती है। देखो 3 के साथ अब कितने ऑप्शन हो गए भाई, 3 की एनर्जी थी तो बाकी 7 इन 2 में बटेगी, अगर टोटली 4 होती 2 इसके पास तो 2 ही तो दोनों के पास बटती ना, तो ये अरेंजमेंट देखो बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवरऑल जितनी ज्यादा ये माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं कि भाई जितना ज्यादा हमारे पास वो एनर्जी शेयर कर सकते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे उतनी ज्यादा माइक्रो स्टेट, और जितनी ज्यादा माइक्रो स्टेट उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, एंट्रोपी। इसको मैं एक एग्जांपल से करता हूं। देखो ये तो समझाने के लिए क्या था कि होता क्या है कि ये जो माइक्रो स्टेट होती है इस लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन था फर्स्ट हमारे पास, वी ट्राई टू आंसर, इसके बेस पे ये समझने के लिए था बच्चे एंट्रोपी को। क्या हुआ, जितने भी हम आंसर देते थे कि हीट हॉट से कोल्ड जाएगी या कॉफी कोल्ड हो जाएगी हमारे पास, ऐसा क्यों होता है, तो हम इस थर्ड वाले केस जो हमने ये थर्ड पॉइंट लिखा है, शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ थर्मल एनर्जी, इसके बेस पे देते हैं हम, माइक्रोस्टेट्स के बेस के ऊपर इसके एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम जो पहले 2 पॉइंट किए थे, अनअवेलेबल एनर्जी, और दूसरा जो हमने लिखा था हमारे पास डिसऑर्डरनेस, उसके बेस पे मैं एक्सप्लेन नहीं करते, हम मैथमेटिकली इस माइक्रोस्टेट का कंसेप्ट यूज करके करते हैं। हम देखो कैसे, मान लेते हैं हम लोग यहां पर कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें 2 पार्टीशन है भाई, 2 पार्टीशन हो सकते हैं इस तरीके से। और मैं कौन से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि y 1/2 y molecules in 1/2 goes in another half y molecule cannot go in another half, कि भाई जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी कि अगर हमारे पास पहले मान लिया कि इधर गैस मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा, और जब इसको ओपन कर दो तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सारे के सारे इस दूसरे हाफ में ही चले जाएं। हमें पता है कि ऐसा नहीं होता, जनरली क्या होगा, ये नियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे और आधे इधर, ये कंडीशन होती है। ये डिफ्यूजन हो गया, देखो यहां पे मैक्सिमम डिफ्यूजन बोल सकते हैं, यहां पे क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम है।
अगर ये 2 लीटर का कंपार्टमेंट था, ये भी 2 लीटर का था, तो जब ऐसा हो गया तो 2 लीटर ही, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्यूजन तो नहीं है, इसमें डिफ्यूजन और इसमें सेम ही था, लेकिन जब ओपन कर दिया तो कितने में हो गया, 4 लीटर में। यानी कि यहाँ पर ऐसा करने से मेरी रेंडमनेस और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एक जो एटम यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर सकता था, अब वो एक एटम इस केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर सकता है। यानी कि जब मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंडमनेस हो गई थी, मैक्सिमम रेंडमनेस। मैक्सिमम रेंडमनेस का मतलब यहां पे उसकी जो एंट्रोपी थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। देखो फर्स्ट लॉ ने बोला कि ऐसा दूसरे हाफ में क्यों नहीं जाता, तो इसका आंसर हम देने की कोशिश करते हैं इसकी वजह से कि भाई जो एटम और जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस का मतलब हो गया सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस, सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो उसमें मैक्सिमम क्या होगा, शेयरिंग और स्प्रेडिंग ऑफ थर्मल एनर्जी। और जितनी ज्यादा शेयरिंग और स्प्रेडिंग हो जाएगी एनर्जी की, हम बोल देंगे उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है, एंट्रोपी इंक्रीज। कि सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती ही होती है, या हमारे बोल देंगे वर्ल्ड की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, जो कि हमने फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल किया था कि एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, रेंडमनेस इंक्रीज होती ही होती है। तो देखो क्या हुआ था, इसका आंसर देने की कि यहाँ पे क्यों नहीं गई। और मैं अब माइक्रोस्टेट का एग्जांपल लेके करता हूं बच्चे आपके पास, देखो अरेंजमेंट लेके, और मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में ही कर रहा हूं। एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारे पास। देखो क्या हुआ हमारे पास, तो अब यहां पर मान लिया कि मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स थे, इनिशियली 4 मॉलिक्यूल्स थे, ये इनिशियल स्टेट है। तो हम बोल सकते हैं 4 के 4 मॉलिक्यूल मेरे 1/2 में रह सकते थे यहीं पे, तो ए भी इधर, बी भी इधर, सी भी इधर, तो ये एक मैक्रो स्टेट है, दिस इज 1 मैक्रो स्टेट। एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर 4 के 4 एक ही साइड थे, वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अरेंजमेंट तो एक ही है भाई, ये कहीं पर भी है, मैं उसकी पोजीशन नहीं देख रहा, मैं नंबर देख रहा हूं, या उसकी जो पोजीशन की हमने बात की थी अलग अलग जगह हो सकता है, तो अभी पोजीशन नहीं, मैं केवल किसके रिस्पेक्ट में ही देख रहा हूं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। देखो 4 एक साइड है, तो भाई 4 एक कंडीशन है, भाई 4 के 4 एक, इसको मैंने बोला मैक्रो स्टेट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि भाई एक साइड है, एक साइड है और 3 एक साइड है, तो ये दूसरी कंडीशन, इसको बोला हमने सेकंड मैक्रो स्टेट, ये दूसरी मैक्रो स्टेट है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है बच्चे, ये सेकंड मैक्रो स्टेट थी, मैक्रो स्टेट का मतलब इसको हम ऑब्जर्व कर सकते थे क्या, कि कभी ऐसा हो सकता है कि इस होल के अंदर से जब मेरा इधर 3 होंगे तो क्या पता इधर मेरा एक बार क्या हो सकता था, ए मॉलिक्यूल हो सकता था, या एक बार इधर मेरे पास क्या हो सकता था, बी हो सकता था, या इधर मेरे पास सी हो सकता है, या इधर मेरे पास टी। तो अगर मैं कंडीशन बनाऊंगा तो मेरे इधर एक बार ए होगा, दूसरी बार इधर क्या होगा बी, इधर 3 मॉलिक्यूल, इधर 3, फिर एक बार क्या हो गया इधर सी, इधर 3 मॉलिक्यूल बचे, इधर एक बार क्या हो गया डी मॉलिक्यूल, इधर 3 मॉलिक्यूल। तो मेरे पास देखो 4 अरेंजमेंट हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। देखो पर्टिकुलर टाइम पे मैंने देखा सारे के सारे एक हाफ में थे तो उधर ही दिखाई दिया, एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट थी। लेकिन अब मैं ए बी सी डी की नंबर के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या पता, मैं देखना चाहता हूं कि उस साइड हाफ में है क्या। फिर मैंने देखा एक साइड 1 हो सकता है, एक साइड 3, नंबर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं कि पोजीशन नहीं कि वो इस कॉर्नर पे है इस कॉर्नर पे। तो क्या देखा, किसी एक टाइम पे जब एक हाई साइड होगा, क्या पता वो एक हो, ए वाला हो, या किसी टाइम पे ए वाला चला जाए, बी वाला आ जाए, या फिर सी वाला आ जाए, इसके बीच में से इसके अंदर से ट्रांसफर हो गए। तो अब क्या हुआ, तो ऐसा जब एक साइड एक ही है तो यहां पे 4 टाइप की अरेंजमेंट है। कितनी अरेंजमेंट है, 4 अरेंजमेंट है बच्चे, 4। इसका मतलब इस मैक्रो स्टेट के अंदर 4 माइक्रो स्टेट है। इन डिफरेंट अरेंजमेंट को माइक्रो स्टेट बोल देंगे, क्योंकि अब मैं पहले ये देख रहा था केवल एक एटम एक साइड, 3 एक साइड, तो अब कौन सा एटम है मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता तो मैक्रो स्टेट। लेकिन अब कौन सा एटम एक गया हुआ है ए बी सी या डी, जिसको हमने नंबरिंग कर दिया, तो उसको हम माइक्रो स्टेट बोलेंगे। तो इसके अंदर 4 माइक्रो स्टेट हो गई। या फिर ऐसा हो सकता था कि भाई हमारे पास तीसरी कंडीशन 2-2 ही हो सकते हैं। जब 2-2 हो गई तो ये 3rd माइक्रो स्टेट हो गई, 3rd मैक्रो स्टेट। कि भाई देखो जब 2 पार्टीशन थे हमारे पास, एक चैम्बर था जिसके 2 पार्टीशन थे, एक चैम्बर था जिसके 2 पार्टीशन है, तो 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, क्या तो सारे के सारे एक साइड आएंगे,
या एक में एक साइड एक ही आए, बाकी 3 एक साइड, या दो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो क्या हो जाएगा, अब देखो 2, अब कौन कौन से 2 हैं, जब उसको देखूंगा तो मैं उसको माइक्रोस्टेट बोलूंगा। यहां पर देखो एक बार करके देखते हैं 2 एक बार कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे। यहां पर एक बार मैंने इस साइड का ही कर लेते हैं, जैसे इस साइड अगर मैंने लिखा, क्या पता इधर पहले ए और बी मोलिक्यूल हो, फिर ए और सी मोलिक्यूल हो, या ए और डी मोलिक्यूल हो, 3। फिर मैंने क्या बोला, बी और सी मोलिक्यूल हो सकता है, बी या डी मोलिक्यूल, या अब मेरे पास क्या हो सकता है, सी और डी मोलिक्यूल एक साइड। तो बाकी जो बचे हैं दूसरी साइड चले जाएंगे, तो इस साइड मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, देखो एक बार 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास बच्चे इस तरीके से अगर हम बना देते ये, तो इस तरीके से हमारे पास 6 अरेंजमेंट बन जाती। तो अब 6 माइक्रोस्टेट्स हो गई, 6 माइक्रोस्टेट्स, कितनी, 6। तो अब होना क्या, फेवर करना फेवर करेगा। देखो तो अब क्या हुआ, जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होती हैं उतनी ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होने की हो जाती है, चांस। अब जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हो गई तो यहां पर अब देखो इस एक माइक्रोस्टेट के अंदर, मैक्रोस्टेट के अंदर एक माइक्रोस्टेट थी, इस सेकंड के अंदर 4 थी, इसके अंदर कितनी है, 6। तो इन तीनों के अंदर से जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो सारे के सारे एक ही कॉर्नर में आ जाए मोलिक्यूल, या एक ही हाफ में आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी जब हम मैथ में निकालते टोटल क्या हो सकती थी, देखो यही 4 के, एक इधर 4 इधर 6 इधर, टोटल कितनी हो सकती थी, 10 वैसे ही तो अरेंज हो सकते हैं। तो इसकी कितनी है, 1/10, इसकी कितनी है, 4/10। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस थर्ड वाले की, जब 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन थे मेरे पास, तो कितनी थी, 6/10। अरे इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, PROBAB, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का मतलब कि 2 मोलिक्यूल के मैक्सिमम चांस हैं होने के। अब मैक्सिमम चांस क्यों थे, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम माइक्रोस्टेट्स हैं बच्चे, माइक्रोस्टेट्स हैं, या मैं बोल सकता हूं जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अरे जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो चीज होना फेवर करती है ना, किसी की प्रोबेबिलिटी 0 तो होएगी नहीं नेचर के अंदर। तो अब ऐसी सेम चीज है, जब मॉलिक्यूल मेरे इनिशियली ऐसा था बच्चे, यहां पर मान लिया कि एक चैम्बर था जिसमें मैंने 4 मॉलिक्यूल डाले थे, अभी 4 का एग्जांपल है, 4 थे और ये बंद था, और जब मैंने ओपन किया तो क्या करते, आप बोलते सारे के सारे दूसरी साइड चले जाते। अगर दूसरी साइड चले जाते ओपन करके, तो उसकी अगर ये सारे के सारे दूसरी साइड भी आ गए, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी तो वैसे 1 ही रहेगी भाई, इस साइड आ जाए या इस साइड आ जाए, है तो मेरे पास 1 ही ना। ऐसे तो फिर इसके 3 इस साइड आ सकते हैं, इस साइड आ सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। तो अब एक साइड रहने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, 10 में से 1 चांस है। एक साइड 1 रहे, एक साइड 3 रहे, यानी कि तो इसकी चांस कितनी, 4/10, या दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो इसकी जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो मेरी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसके मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन की है, यानी कि बच्चे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल दूसरे हाफ में जाना फेवर नहीं करते, जितने भी मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका मतलब यहां पे अगर मैं प्रेशर देखूंगा, या यहां पे इस एंड पे प्रेशर मेजर करो बैरोमीटर लगा के, तो हमें प्रेशर दिखाई देगा, क्योंकि इसकी इक्वल 50% और 50% होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए ऑलवेज किसके बेस पे, ये इस माइक्रोस्टेट के बेस पे बोला, क्योंकि जब ये 50-50 हो जाएंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो बच्चे जब 50-50 हो जाएंगे तो इसकी क्या होगी, मैक्सिमम माइक्रोस्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये तो 4 के केस में, अगर मैं 10 मॉलिक्यूल कर दूंगा तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ट्रीमेंडसली इंक्रीज। तो जब माइक्रोस्टेट इंक्रीज हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज, और जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज तो होना फेवर करता है। अगर ऐसा, अब देखो क्या हो गया, अगर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चे यहां पर, तो यहां पर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है मैं बोलूंगा, तो मैंने बोला था कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो शेयरिंग एनर्जी स्प्रेड तो होगा क्या वॉल्यूम में, तो यहां पे तो वॉल्यूम स्प्रेड हो गया। देखो वॉल्यूम में स्प्रेड हो गया, तो पहले एक ही वॉल्यूम में था तो मेरे पास माइक्रोस्टेट एक थी, लेकिन जब मैंने वॉल्यूम का एक्सपेंशन कर दिया, यहां तक इक्वली हो गया, तो मेरे पास कितनी हो गई, मेरे पास, अरे मेरे पास जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो गया तो मेरे पास माइक्रोस्टेट इंक्रीज हो गई ना, क्योंकि और जब मैंने हाफ में किया तो इस केस और इस केस में तो मेरी माइक्रोस्टेट सेम ही रहेंगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम बढ़ा मेरी माइक्रोस्टेट इंक्रीज होगी, माइक्रोस्टेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये तो इसमें दूसरा क्या था, शेयरिंग ऑफ एनर्जी इन इट्स प्रीवियसली अनएसेसिबल माइक्रोस्टेट, कि भाई जब ये यहां पर था तो मेरे पास एक ही में एनर्जी थी, एक ही माइक्रोस्टेट में इसी में एनर्जी थी चारों के पास, लेकिन जब ये 2-2 हो गए तो मेरे पास यहाँ पे 6 माइक्रोस्टेट है, तो क्या पता है इसके पास एनर्जी थी वो इस आपस में ये इनकी सभी की एनर्जी सेम है, एनर्जी
कुछ ये एनर्जी ट्रांसफर कर दे, ये इसमें कर दे, या ये इससे इसमें कर दे, यानी कि यहां पर जो मैक्सिमम शेयरिंग एनर्जी का वो 6 माइक्रोस्टेट्स के अंदर होगा। यहां पे एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कितना है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन ये हमने अरेंजमेंट बताई है, यहां पर कितना है 4 में, यहां पर कितना है 1 में। तो ये जो शेयरिंग ऑफ एनर्जी होता है, जब मैं बोलूंगा शेयरिंग ऑफ एनर्जी, तो माइक्रोस्टेट्स के अंदर होगा, क्योंकि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब मॉलिक्यूल मेरे 2 इधर आ गए, जब ये मॉलिक्यूल 4 से इधर 2 आ गए, तब ये एग्जिस्ट कर रही हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसकी माइक्रोस्टेट ज्यादा, और माइक्रोस्टेट है तो इसकी जो शेयरिंग ऑफ एनर्जी होगी यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ एनर्जी हो गया तो हम बोल देंगे उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो बच्चे आपको छोटे से एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि वाई गैस का एक्सपेंशन क्यों होता है, क्योंकि गैस का एक्सपेंशन होगा, नंबर फिक्स है, लेकिन नई नई जगह पे आ गई तो नंबर तो फिक्स ही थे ना। जब नई जगह पे आ गई तो माइक्रोस्टेट बढ़ जाती हैं, और माइक्रोस्टेट बढ़ गई तो उनकी भाई प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इंक्रीज तो ओवरऑल क्या बोल सकता हूं, इन माइक्रोस्टेट इंक्रीज हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल क्या हो जाएगी, उस चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो बच्चे हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट इंक्रीज, माइक्रोस्टेट इंक्रीज इन पे फैक्टर पे करता है, ये इंक्रीज हो गई तो उसके होने के चांस बढ़ेंगे। ये हो गया तो मेरे पास ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये बढ़ेंगी तो एनर्जी का ऑलवेज शेयरिंग और स्प्रेडिंग होता ही होता है, और ऐसा किस में होता है, सभी नेचुरल प्रोसेस में होता ही होता है। इसी को हम बोल देते हैं डाइल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी। डाइल्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी की जो पहले एनर्जी थी कम के पास थी, उसका डाइल्यूशन हो गया, यानी कि मेरे पास अब अनअवेलेबल एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई। पहले जो फॉसिल फ्यूल के अंदर एनर्जी थी उसको मैं यूज़ कर सकता था, उसके अंदर यूजेबल एनर्जी थी, लेकिन जब मैंने उसका यूज़ किया तो मेरे पास अब अनअवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि पहले एनर्जी केवल मेरे एक फॉसिल फ्यूल के अंदर थी, अब जो डिफरेंट गैसें आ गई, उसके मोलिक्यूल्स हो गए, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना मेरा एनर्जी का, उन सभी के पास चला गया। तो यहां पर क्या होगा, मोर शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग हो गया। तो जैसे जैसे नंबर, और अगर आप इसको डिटेल्ड में करना चाहते हो बच्चे, मॉलिक्यूल्स के साथ, एनर्जी के साथ, वॉल्यूम के साथ, तो एक थर्मोडायनेमिक सेकंड के रिस्पेक्ट में, थर्मोडायनेमिक सेकंड के रिस्पेक्ट में 5 वीडियो बना रखी हैं हम लोगों ने, आप उसको चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। देखो ये कब देखनी है, जब आप एंट्रोपी को डिटेल में समझना चाहते हो। ये आपके ना तो बीएससी में आने वाले, ना एमएससी के एग्जाम्स में आने वाले। बस आपको ये पता होना चाहिए बीएससी के रिस्पेक्ट में एंट्रोपी का इंक्रीज हो गया, रेडंडेंस या डिसऑर्डरनेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ जाती है तो मैं बोलता हूँ एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। या लास्ट जो पॉइंट था वो था कि हमारे पास जब जितनी ज्यादा एनर्जी का शेयर और स्प्रेड हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि हमारी एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन ये हमारे बीएससी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट नहीं। इसको अगर डिटेल में करना है तो ये थर्मोडायनेमिक सेकंड की 5 वीडियो आपने देखनी है, समझने के लिए देखनी है, और इसका लिंक हमारे इस वीडियो के एंड में भी होगा। तो ये था हमारे पास एंट्रोपी, जिसको अभी हमने कवर किया है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे बच्चे।